पैसों की खुशबू आ रही है। मुझे तो कम से कम आ ही रही है। हो सकता है कि आप लोगों को भी पैसों की खुशबू आ रही हो। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आईपीओ की। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं प्रथम लीगल से हूँ। मैं पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं अपने प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों के लिए लीगल और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूँ। आपके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सुझाव और जो भी आपके सजेशंस हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो, आप मुझे इस वीडियो के जो भी वीडियो आप देखते हैं इस चैनल के उस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसमें हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करूं और आपके सामने एक बढ़िया और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूं। तो आज का आईपीओ का रिव्यू, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ के रिव्यू के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं किसी भी फाइनेंशियल चार्ट्स वगैरह की बात नहीं करूंगा, कंपनी के प्रॉफिट्स की बात नहीं करूंगा, कंपनी किस तरह का कुछ कर सकती है उसकी बात नहीं करूंगा। मैं केवल आम लोगों की तरह आसान सी भाषा में, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, केवल और केवल आईपीओ और उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले समझना शुरू करते हैं कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है क्या, यह काम क्या करती है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और आप लोगों को याद दिला दूं कि इससे पहले इंडियन रेलवे की एक और कंपनी आईआरसीटीसी, जो कि इंडियन रेलवे के लिए टिकटिंग और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट वगैरह का काम देखती है, उसका भी आईपीओ आया था 2019 में, अक्टूबर 2019 के आसपास में आया था। 315 से 320 रुपये पे इसके शेयर्स मिल रहे थे आईपीओ के माध्यम से। और जिन लोगों ने भी आईआरसीटीसी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया, मतलब जिन लोगों ने 315 से लेकर के 320 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से उस आईपीओ में इन्वेस्ट किया, ठीक 10 दिनों बाद या 12 दिनों के बाद जब इस शेयर्स की लिस्टिंग हुई स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसकी लिस्टिंग हुई 644 रुपये पे। मतलब आप कल्पना कीजिए कि 10 दिनों में जिनका 315 रुपये का एक शेयर 644 रुपये तक चला गया, और यह 644 रुपये पे जाकर के ही नहीं रुका। उसी दिन, लिस्टिंग वाले दिन ही, आईआरसीटीसी के शेयर्स 644 से भी बढ़कर के 670 तक का हाई बनाया इसने। तो उसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी अभी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रूप में हम सभी लोगों के सामने आई है, जिसमें कि अब पूरी संभावना है कि निवेशक, इन्वेस्टर्स इसमें भी खूब बहुत पैसा कमाएंगे, मन भर करके पैसा कमाएंगे। तो आइए अब आज का वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन करती क्या है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवे की एक फाइनेंशियल आर्म है। आसान भाषा में, इंडियन रेलवे को जब कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो यह इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को यह जिम्मेदारी देता है कि तुम मेरे लिए पैसे इकट्ठा करके लाओ। मतलब अगर इंडियन रेलवे को कोई नया लाइन बिछाना है, कोई नई ट्रेन शुरू करनी है, कोई नया स्टेशन बनाना है, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कहीं पे कोई ओवरब्रिज बनाना है, कुछ भी नया करना है जिसके लिए इंडियन रेलवे को पैसों की ज़रूरत होगी, और उसके पास अगर वो पैसा नहीं है तो इंडियन रेलवे अपनी जो उसकी सब्सिडरी है, जो उसकी होल्डी ओन कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको यह जिम्मेदारी देगा कि तुम मेरे लिए मार्केट से पैसा इकट्ठा करके लाओ, मुझे दो, ताकि मैं अपने इस प्रोजेक्ट में उसको लगाऊं, और उस प्रोजेक्ट से जो आमदनी होगी उसका फिर तुम्हें कुछ हिस्सा मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट मैं तुम्हें दूंगा। तो आप मोटा मोटी समझ गए कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन करता क्या है। एक बात और, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक एनबीएफसी है, मतलब आरबीआई ने इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस दिया हुआ है। लेकिन यह दूसरी एनबीएफसी की तरह नहीं है। यह इंडियन रेलवे के अलावा किसी और को लोन नहीं देता। मतलब अगर आप चाहते हैं कि एनबीएफसी है तो मैं भी लोन ले सकता हूं, या दूसरी कंपनियां अगर चाहती हैं कि नहीं, अगर एनबीएफसी है तो मैं इससे लोन लेता हूं, तो वह किसी को नहीं देता। यह कंपनी केवल और केवल रेलवे और उससे जुड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको ही फाइनेंस करता है, उसी को लोन देता है। अब रही बात कि इनके पास पैसा कहां से आता है, तो इनका काम ये है कि ये एलआईसी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर दूसरे जो कई सारे माध्यम है, उस तरीके से सोर्सेस से पैसा उठाते हैं, कम ब्याज दर पे पैसा उठाते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, और उससे फिर इंडियन रेलवे और उसकी जो दूसरी आर्म्स है उसको ये लोग पैसा दे देते हैं उसके प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए। तो इनका जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है उसमें इन्होंने एक मोनोपोली क्रिएट की हुई है, क्योंकि इंडियन रेलवे भी दूसरे किसी के पास पैसा लेने नहीं जाता है। तो बिजनेस जो है इनका एक तरह से मोनोपोली है। और आप जानते हैं कि जिस किसी भी बिजनेस में अगर किसी की अगर मोनोपोली हो जाती है
तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, उसका व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कई गुना तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरे किसी भी प्लेयर ने उस पर्टिकुलर सेगमेंट में इंटर नहीं किया है, या हो सकता है कि उसमें एंट्री बैरियर इस तरह हिसाब का लगा हुआ है कि दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, उसके लिए मुश्किल है। अब जैसे इंडियन रेलवे को तो 2-4 हज़ार करोड़ रुपए की जरूरत होती है, तो उसको 100, 200, 400, 500 रुपए की जरूरत तो होती नहीं है, लाख 2 लाख रुपए की जरूरत होती नहीं है। और इंडियन रेलवे के पास चूंकि अपना खुद का ही एक फाइनेंशियल आर्म है, तो इसलिए इंडियन रेलवे कभी भी किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल आर्म के पास जाएगा कि आप मेरे लिए पैसों का इंतजाम कर दो। अगर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अगर इस इंतजाम में पीछे हट जाएगी, नहीं कर पाएगी, तभी जाकर के इंडियन रेलवे किसी और के पास जाएगा। तो इस हिसाब से IRFC ने अपने लिए एक बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट की हुई है। एक तो इनका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इनके बिजनेस में बिल्कुल लो रिस्क का बिजनेस है, क्योंकि ये पैसा देती हैं गवर्नमेंट की जो इंडियन रेलवे है उसको, और उससे जो एसोसिएटेड जो सरकारी एजेंसीज हैं उनको। जैसे अगर IRCTC को पैसा चाहिए होगा तो IRFC के पास जाएंगे। तो IRFC किसको पैसा दे रही है? IRCTC को दे रही है। और IRCTC किसकी है? तो इंडियन रेलवे की है। इंडियन रेलवे किसकी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मतलब इनडायरेक्टली जो इनका बिजनेस है, एक गवर्नमेंट के साथ ही ये बिजनेस करते हैं। और गवर्नमेंट के साथ जब कभी भी आप बिजनेस करते हैं तो इस तरह के मामलों में काफी लो रिस्क माना जाता है। इसके डूबने के चांसेस बिल्कुल ही नगण्य होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। तो इनका बिजनेस चूंकि लो रिस्क है, इसलिए यह इनको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सिक्योर बनाता है। इसकी वजह से इसके IPO को भी और ज़्यादा मुनाफा मिलने की और अच्छी खासी लिस्टिंग मिलने की संभावना होती है, क्योंकि जब निवेशक आएंगे और देखेंगे कि इनका बिजनेस में मोनोपोली है, इनके बिजनेस में लो रिस्क है, इनका पैसा जो इन्होंने दिया हुआ है वो डूबता नहीं है, डूबेगा नहीं आगे, तो जाहिर सी बात है कि पैसा अगर डूबेगा नहीं तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो शेयर्स के दाम बढ़ेंगे। शेयर्स के दाम बढ़ेंगे तो आज जो अगर मैंने कम पैसों में शेयर खरीदा और अगर दाम बढ़ते हैं शेयर्स के तो मुझे मुनाफा होगा। तो यह दो इनका मेजर एडवांटेज है। अब आपने समझ लिया कि कंपनी क्या करती है, इनका एडवांटेज क्या है। अब IPO के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। इनका IPO करीब करीब 4,600 करोड़ रुपए का है, जो कि ये लोग रेज करेंगे। ये लगभग 14% शेयर्स ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको। IPO के बाद भी लगभग 86% की जो हिस्सेदारी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगी। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के 86% हिस्सेदारी को कंट्रोल करेगी, ओन करेगी। तो इस कंपनी में IPO के बाद भी जो मेजर शेयर होल्डर रहेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रहेगी। अब IPO के अलावा मैं कुछ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लूँ। फाइनेंशियल्स, ये लगातार कंपनी पिछले कुछ सालों से लगातार प्रॉफिट कमाती जा रही है। इनका रेवेन्यू भी लगातार साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है तो इसके जो शेयर्स की वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जा रही है, और आगे भी इस तरह की संभावना है कि जब इनका रेवेन्यू और बढ़ता रहेगा, जैसे कि पहले से ही बढ़ता चला रहा है, तो इनके शेयर्स के दाम और बढ़ेंगे ही। और वो इसलिए बढ़ेंगे इनके रेवेन्यू और इनके शेयर्स के दाम क्योंकि अभी इंडिया में रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह अभी गांव-गांव तक नहीं पहुंचा है। भारत में बहुत बड़े हिस्से में अभी रेलवे पहुंची ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगले 15 साल, 20 साल और 25-30 सालों में इंडियन रेलवे नए नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पूरे भारत के एक एक गांव को, एक एक कस्बों को रेलवे से और रेल नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश करेगी, उस दिशा में प्रोजेक्ट करेगी। गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम भी कर रही है। और जब रेलवे नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आएगी तो उसके लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कौन देगा? आपकी कंपनी IRFC, यही उसमें पैसा लगाएगी, यही पैसे का इंतजाम करेगी। अब ये पैसे का इंतजाम कैसे करेगी? LIC से लोन लेगी कम ब्याज दरों पे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगी, IPO लेकर के आ रही है, हो सकता है इसके बाद कोई फर्दर पब्लिक इशू भी लेकर के आए। दूसरे जो बैंक्स हैं वहाँ से पैसा कम ब्याज पे लेगी। तो इस तरीके से जो अलग अलग माध्यम है पैसा रेज करने के, उन माध्यमों से एक पैसा रेज करेगी और कम ब्याज पे रेज करेगी, और फिर उसको ज़्यादा ब्याज पे इंडियन रेलवे को देगी, और इंडियन रेलवे उस पैसे को नए नए जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें खर्च करेगी ताकि उनका एक्सपेंशन होता रहे। तो आने वाले टाइम में 15-20 सालों में इंडियन रेलवे काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है। भारत के गांव-गांव तक इंडियन रेलवे पहुंचने वाली है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा रेलवे डेवलप होगा,
रेल का नेटवर्क जितना ज़्यादा बढ़ेगा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का बिजनेस भी उसी अनुपात में या उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और अगर इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो इसके जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका प्रॉफिट भी, उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी उसी तेज़ी से बढ़ती रहेगी। इसलिए इसमें संभावनाएं अपार है, अनंत संभावनाएं हैं IRFC के IPO में इन्वेस्ट करने के बाद पैसा कमाने के, अपने पैसे को डबल ट्रिपल करने की। अब अगर कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की भी बात कर लें, क्योंकि अगर लोग कहेंगे कि IPO का रिव्यू किया और टेक्निकल पैरामीटर्स पे तो बात ही नहीं किया, तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में या उसके IPO में इन्वेस्ट करने से के लिए एक महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वह PE रेशियो होता है। PE रेशियो मतलब आसान भाषा में कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब कि जितना कम PE रेशियो रहेगा, मतलब अगर किसी कंपनी का PE रेशियो अगर 10% है, तो मतलब ये है कि उस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए आपको मात्र 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। और जितना ज़्यादा PE रेशियो रहेगा वह उतना ही बुरा है, जितना कम PE रेशियो रहेगा वह उतना ही अच्छा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का PE रेशियो मात्र 6 से 7% के बीच में है। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको इस कंपनी में केवल 7 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप 7 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1 रुपया कमा सकते हैं। इसके टेक्निकल जो पैरामीटर्स हैं, PE रेशियो है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो यह तो हो गई मोटी मोटी बिजनेस के बारे में। उसके बाद उसके जो कुछ मैंने PE रेशियो के बारे में भी आपको बता दिया, बिजनेस के बढ़ने की क्या संभावना है, लो रिस्क है बिजनेस, मोनोपोली इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अब एक चीज़ और जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं, उसका लिंक में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंपनी के IPO आ रहा है और उस कंपनी के प्रोमोटर की साख अच्छी है तो उसमें आपका पैसा सुरक्षित है। और साख अच्छी वाले उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई जाना पहचाना नाम या फिर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जुड़ी अगर कोई एजेंसी उसकी अगर प्रोमोटर है कंपनी की, तो एक बहुत ही अच्छा संकेत है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने यहाँ भी बताया है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो मालिक है, जो उसको कंट्रोल करती है, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। तो मतलब इनडायरेक्टली इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है। तो अब यह बिल्कुल साफ हो जाती है बात कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी कंपनी को प्रमोट किया है तो साख और गुडविल के लेवल पे तो आपको, या पैसा डूब जाने के लेवल पे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब IPO इसका 3 या 4 दिन के बाद खुलने वाला है। कंपनी ने अपना जो प्राइस का बैंड रखा है वो 25 और 30 रुपये के बीच का रखा है, और 575 शेयर्स का इनका लॉट है। मतलब एक बार में आप उससे कम 575 शेयर्स से कम आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उसमें, कम से कम आपको 575 शेयर्स के लिए बिड करना पड़ेगा। आपको अलॉटमेंट हो सकता है कि कम शेयर्स का हो, आप ज़्यादा भी अगर चाहें तो 575 के रेशियो में ही आप 2 लॉट के लिए या 3 लॉट या ज़्यादा लॉटों के लिए भी आप उसमें बिड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन में, कि जो 2019 के टाइम पे IRCTC के इन्वेस्टर्स के पास जो एक मौका था, उस तरह का मौका अभी 2021 के शुरुआती महीने में ही हम लोगों के पास आया है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से, और इस मौके को हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। एक बात और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट की यह पहली NBFC कंपनी है, मतलब भारत सरकार की यह पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका IPO आ रहा है। तो इस मामले में भी यह एक बिल्कुल यूनिक सा और अलग तरह का वो है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन अंत में अगर मैं कंक्लूड कर दूं आसान भाषा में, बिना किसी टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी किए हुए, बिना इस कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बताए हुए, बिना इस कंपनी के जो बाकी जो वीकनेसेस हैं और स्ट्रेंथ है उनके बारे में बात किए हुए, मोटी मोटी बात अगर आपको कर दूं कि आपके पास अगर पैसा पड़ा हुआ है और आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप बिना कुछ सोचे समझे IRFC के IPO में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपका पैसा जरूर बढ़ेगा, सुरक्षित रहेगा। अंत में मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों ने एक गलत राय बना ली है कि स्टॉक मार्केट तो जुए की तरह है या फिर इसमें पैसा डूब जाता है। यहाँ मैं एक बात आप सब लोगों को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, या आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, कि इन्वेस्टमेंट के और भी जो तरीके हैं स्टॉक मार्केट के अलावा, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, बैंक्स में। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सोने में, आप गोल्ड खरीद करके रख लेते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में।
आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस सोच के साथ करते हैं कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया और अगले 5 दिनों के बाद मैं इस इन्वेस्टमेंट को वापस ले लूँगा? मतलब आज मैंने घर खरीदा, प्लॉट खरीदा, फ्लैट खरीदा और मैं अगले हफ्ते में ही इसको बेच करके मुझे जो प्रॉफिट होगा वो मैं रख लूँगा अपने पास में। या जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने अगर कोई गोल्ड खरीदा, आपने घर में रख लिया इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो क्या आप यह सोच करके करते हैं कि नहीं अगले हफ्ते में फिर इसको बाजार में ले जा करके वापस बेच देना है? या अगर सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या यह सोच के करते हैं कि आज मैंने एफडी किया है और कल मैं इसको तोड़ दूंगा और इसका जो पैसा होगा वो मैं अपने खाते में ले लूंगा? तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, गोल्ड में, प्रॉपर्टीज में, और इस सोच के साथ नहीं करते कि मुझे आज करना है और अगले महीने, अगले हफ्ते या हो सकता है कि 2-3 महीने बाद ही इस इन्वेस्टमेंट को वापस ले लेना है, तो आप स्टॉक मार्केट में इस सोच के साथ क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मुझे तो आज का प्रॉफिट आज ही निकाल लेना है? तो जिस सोच के, मेरी एक गुजारिश है कि जिस सोच के साथ आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस सोच के साथ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप लंबे समय तक उसको होल्ड करने की नीयत रखते हैं, जिस सोच के साथ आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप लंबे समय तक, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक, कई बार तो उससे भी ज़्यादा समय तक आप उसको अपने पास रखते हैं, इंतजार करते हैं और उसके जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे आप घबराते नहीं हैं। मतलब कि प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई अगर घर 50 लाख रुपए का खरीदा और अगले साल उस घर की कीमत अगर 45 लाख रुपए हो गई, तो आप घबराहट में आकर के उसको 45 लाख में बेच नहीं देते हैं। आप उसके साथ बने रहते हैं और उसको आप होल्ड करते हैं। तो मैं यहाँ भी इसी तरह के प्रिंसिपल को आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लागू कीजिए और अपनी आदत में शुमार कीजिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के तरीकों को। आप यहाँ पे इस सोच के साथ मत इन्वेस्टमेंट कीजिए कि मुझे आज का प्रॉफिट आज ही निकाल लेना है। आप हमेशा इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए कि मुझे लंबे समय तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में टिके रहना है। और जब कभी भी आप इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपको जो दूसरे जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं अवेलेबल, उनसे कहीं ज़्यादा रिटर्न दे करके जाएगा। तो इसी सोच के साथ आप इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 25 से 26 रुपये का एक शेयर है। बड़े आराम से मेरे हिसाब से इसकी लिस्टिंग 40 या 45 रुपया, उससे भी ज़्यादा पे होगी और लिस्टिंग के बाद भी ये शेयर्स बढ़ने वाला है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो प्रेडिक्शन है कि अगले 2 सालों में 25 या 26 रुपये का शेयर कम से कम 150 या 250 के आसपास में ट्रेड करता हुआ रहेगा। अब नमस्कार, आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपने सुझाव मुझे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसको शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल, जो टेलीग्राम का चैनल है, उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस तरह की एडवाइजेज और मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।